जोरदार ताली बजाकर आप भी स्वागत करें। तालियों की करताल के साथ, तालियों की गूंज के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करूंगा राजीवी का तौसा श्रीमती नीरू जी देवी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरू देवी है। मैं राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ और राजीविका को आगे बढ़ाने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बजट संबंधों के अनुसार मेरे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य मेरा ये है कि जो महिलाओं को बैंक से लोन होता है तो उसमें 3 लाख से ऊपर का लोन होता है, उसमें महिलाओं के लिए ज्यादा ब्याज पर दर के ऋण पर ब्याज देते हैं तो महिलाओं को ब्याज चुकाने में ही उनकी बचत चली जाती है, इसमें महिलाओं को नुकसान होता है। इसलिए ब्याज को कम किया जाए, उससे महिलाओं को फायदा हो सके। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि जो महिला उत्पादों को जो सामान बनाती है वो राज्य स्तर पर जयपुर में वो बिक्री केंद्र खुलवा कर उनका सामान को बेचने में उनकी सुविधा हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बजट संवाद के इस यात्रा में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रगतिशील पशुपालक श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी डोलिका साहब। आपसे अनुरोध अपने सम्मानित सुझाव प्रदान करें। सम्माननीय मंत्री महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सम्माननीय मंत्री, आज हमें हमारी सरकार ने पशुओं में काफी देर दी है, बीमा भी फ्री कर रखा है। लेकिन बीमा के ऊपर मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि 40,000 में बकरी नहीं आती है, जबकि 40,000 गाय और भैंस का बीमा है, जिसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। दूसरी बात, ये जो कृषि कृत्रिम जिसके साथ 70 रुपए लेते हैं तो इसको भी जब सारी चीजें निःशुल्क है तो ये भी निःशुल्क होनी चाहिए। एक गौमूत्र के लिए सहकारी समितियों का अगर गायों का अच्छी तरह से पालन पोषण अगर करवाना चाहते हैं तो गौमूत्र के कोई भी यूनिट ऐसी बनाई जाए जिससे काफी बेनिफिट हो सकता है। ये खेती के भी काम आता है, दवाइयों के भी काम आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृषि समिति या किसी भी समितियों द्वारा इनके लिए गौमूत्र की इकट्ठा कराया तो गाय लोग आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दूध खाद लेने के बाद में वो छोड़ देते हैं। खरीदने के साथ बीपीएल परिवारों को पहले खरीदने के लिए गाय भैंस इसमें भी सब्सिडी होनी चाहिए। दूसरा, मैं जेबी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ब्लॉक स्तर पर हमारे सहायक निदेशक के साथ कार्यालय नहीं है सिकराई में, इसलिए एक एडी ऑफिस खोलना जरूरी है। दौसा जिले में उर्वरक पॉइंट खोली जावे, जेबी की मंडी खोली जावे, क्योंकि साहब जेबी के हमारे किसान काम करते हैं लेकिन उनके लिए बेचने के लिए एक जगह नहीं है, इसलिए एक जेबी की मंडी का भी इसमें आवश्यकता है। तीसरी बात है, सब कृषक भ्रमण पर जब जाते हैं किसान, उनके कई जगह हादसे हो जाते हैं। अभी मैं साथ में था, पंजाब का हरियाणा पंजाब टूर था, लेकिन उसमें एक आदमी सर्टिफिकेट हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कहीं भी जाते तो बस में भी बैठे तो उसका टिकट पे इंश्योरेंस होता है, तो इसलिए जो भी आप भेजे जाए तो उसमें एक किसी भी तरह से उसका बीमा होना चाहिए। जो भी किसान जाए उनके लिए बीमा बहुत जरूरी है। जैविक खेती करने वाले कृषकों को अनुदान राशि भी दी जाए, क्योंकि हर चीज का अपन करते हैं तो किसानों के लिए उसमें बहुत जरूरी है। तो किसानों के लिए ये भी। दूसरा, हमारे सिगराई में मंडी नहीं है,
ये मंडी का भी एक बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको ये लिख के भी दे देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और आइए बजट संवाद में अगले वक्ता के रूप में प्रगतिशील कृषक श्रीमान रामजी लाल जी शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया आए और अपनी सुझाव प्रदान करें। श्रीमान रामजी लाल जी शर्मा साहब। सर नमस्कार, मैं रामजीलाल शर्मा मीतरवाड़ी में जैविक खेती करता हूं और मुझे राज्य के सर्वश्रेष्ठ जैविक कृषक का अवार्ड 1 लाख रुपए प्राप्त हुआ। सर जैविक खेती में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार काफी कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी कई चीजें हैं जो मैं बजट में शामिल करें निवेदन है मेरा। गए साल के बजट में था अपना स्थायी यूनिट वर्मी कंपोस्ट की अगर कोई किसान लगाता है तो उसे 50,000 रुपए का अनुदान था। अब वो बंद कर दिया गया है, तो आगामी बजट में उसको जोड़ा जाए जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले और किसान और उपभोक्ता का बढ़ावा। दूसरा RKVY में जो किसान को कृषि बाग यूनिट लगाता है उसमें 2,000 रुपए अनुदान देता है 0.5 फॉर हेक्टेयर पे, जो मिनिमम 10,000। तीसरा गोवर्धन जैविक में गवर्नमेंट जो सब्सिडी है वो मात्र 10,000 है, वो भी कम से कम 25,000, जिससे जैविक खेती और परंपरागत खेती को बढ़ावा मिले और किसान की आमदनी बढ़े और देश का स्वास्थ्य बढ़े। और मैं एक किसान हूँ और रिप्स राजस्थान के तहत एक आटा मिल का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, तो उसमें मेरा 1,82,00,000 रुपए बैंक ने सैंक्शन कर दिया है। और मतलब एक किसान कैसे उद्योगपति बने, ये भी एक मैं मिसाल क्षेत्र में कायम करना चाहता हूं। थैंक सर। और कभी सर पधारे मीतरवाड़ी देखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और आइए चिकित्सा के क्षेत्र में हम अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके सम्मानित सुझाव लेकर हमारे बीच पधार रहे हैं डॉक्टर कपिल देव जी मीणा साहब। कृपया माइक पहुंचा दें। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सम्मानित कलेक्टर साहब एवं सम्मानित मंच, मैं चिकित्सा विभाग की तरफ से सेवारत चिकित्सक संघ दौसा की तरफ से डॉक्टर कपिल देव मीणा चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बेहतर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए जो सरकार ने बजट पूर्व चर्चा के लिए सरकार की तरफ से जो एजेंडा दिया गया उसमें अपने सुझाव देना चाहता हूँ। सब मेरा पहला सुझाव है चिकित्सा सेवाओं के बेहतर सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा विभाग में बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए चिकित्सकीय कैडर का गठन किया जाए, जिससे चिकित्सा विभाग के अधिकारी जो प्रशासनिक पदों में हैं वो डिमोरलाइज नहीं हो। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आज कोई भी अधिकारी CMHO है, ब्लॉक CMHO है, अतिरिक्त निदेशक स्तर तक के जो अधिकारी हैं वो आज इस पद पे है, लेकिन कल उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बैठना पड़ सकता है। जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो निचले स्तर पर इस व्यवस्था के कारण निचले स्तर पर आ जाते हैं, तो वो उस मनोयोग से और उस स्वतंत्र विचारधारा के साथ वो काम नहीं कर सकते जिससे कि बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रदान कर सके। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24/7 चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएं, जिससे 24/7 चिकित्सा व्यवस्थाएं बहाल हो। और तीसरा जो बिंदु है, जो मैन पावर जो चिकित्सा विभाग में है वो OPD के बाहर के अनुरूप लगाए जाए, जिससे पूरी मैन पावर का सदुपयोग हो और वो अपना 100% जनता को दे सके। चौथा, डिजिटलाइजेशन के युग को देखते हुए चिकित्सा विभाग में आज सभी योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है
और नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर इसके लिए मैन पावर अभी कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसके कारण जो चिकित्सक जिनका पेशा चिकित्सा व्यवस्थाएं देखना और चिकित्सा सेवा देना है वो उन प्रशासनिक उन कार्यों में लगते हैं। इसलिए सभी चिकित्सा संस्थानों पर सूचना सहायकों के पद सृजित किए जाएं और जो चिकित्सा विभाग में मंत्रालय कर्मचारी हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनका जो रिक्त पद है और चिकित्सक, क्योंकि वर्तमान में भी जिले में बहुत सारे चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं वहाँ चिकित्सक पदस्थापित नहीं है चिकित्सकों की कमी के कारण। इसलिए सभी संवर्गों में उचित भर्तियां बजट के माध्यम से उचित भर्तियां निकाल कर ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अपने प्रेरक सुझावों के लिए आइए में सेक्रेटरी हमारे बीच हैं डॉक्टर केसी जी शर्मा। आपसे अनुरोध करूंगा कृपया अपने सम्मानित सुझाव प्रदान करें। दौसा जिले में हमारे प्रभारी मंत्री सर का बहुत बहुत स्वागत है। IMA हमारी भारत की चिकित्सा की मेडिकल की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और